Hello and welcome to all. Today we will discuss another 10 questions of Indian economy from PYQs, with the help of which you will be able to develop MCQ solving aptitude as well as you will be able to revise your concept thoroughly. Today our discussion will be related to 10 topics or 10 questions, which are: number 1, capital budget of Government of India, IMF's special drawing rights, International Monetary and Financial Committee, import cover, PM Fasal Bima Yojana, then neem coated urea. After that there will be question on Stand Up India scheme, and then we will discuss globally important agricultural heritage systems, then core banking solutions, and finally we will end up with food safety and standards regulations 2011. Today our first question is: which of the following is or are included in the capital budget of the Government of India? Number 1, expenditure on acquisition of assets like roads, buildings, machinery, etc. Loans received from foreign governments, loans and advances granted to the states and union territories. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. At this point you can pause the video, read the question again very carefully, try to solve it yourself, recall your concept, mark your answer somewhere. Then you are ready to proceed towards answer and analysis part. The question has been framed on which topic? कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि हम जानते हैं बजट की क्लासिफिकेशन दो टाइप की है। नंबर 1 कैपिटल बजट एंड द सेकंड इज रेवेन्यू बजट। इनके बारे में डिटेल से आगे हम डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि भाई कैपिटल बजट का क्या क्या पार्ट है। एक्सपेंडिचर ऑन एक्विजिशन ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग, ये सब कैपिटल बजट का पार्ट है। देन लोन्स रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड आफ्टर दैट लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये किस चीज़ का पार्ट है? ये कैपिटल बजट के जो एक्सपेंडिचर है उसका पार्ट है। तो इट विल come under capital budget. Correct answer is D. सबसे पहले देखते हैं बजट क्या होता है। बजट एक स्टेटमेंट है किस चीज़ की, जो एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर हैं किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फाइनेंशियल ईयर में, कि सरकार के पास कितनी इनकम है एक एस्टिमेटेड और उसका कितना खर्चा होगा, उस चीज़ की एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बजट कहलाती है। लेकिन ये बात ध्यान में रखने की है कि बजट शब्द का यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं हो रखा है। आर्टिकल 112 यूज करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, यानी बजट की जो ऑफिशियल टर्म है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको कौन बनाता है? बजट डिवीजन बनाती है, जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में आती है और जो खुद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। बजट की दो क्लासिफिकेशन है। नंबर 1 रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट क्या है? जिसमें टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स और एक्सपेंडिचर कवर होता है। ये सब चीज़ों का जिसमें मेंशन होता है वो रेवेन्यू बजट है। टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है कि जो भी इनकम या रेवेन्यू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से आया है उसको टैक्स रेवेन्यू रिसिट्स बोलते हैं। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिट हैं उन वो मतलब जो टैक्सेस से अलग जो भी सोर्सेज हैं इनकम के सरकार के लिए, उन सब से जो रेवेन्यू हुआ है उसको नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। जैसे इनकम जनरेटेड फ्रॉम फिजिकल सर्विसेज लाइक करेंसी प्रिंटिंग, स्टैम्प प्रिंटिंग, coinage, मेडल मिंटिंग। देन देर इज जनरल सर्विसेज लाइक इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रेलवे, कम्युनिटी सर्विसेज, टोल्स। उसके बाद पेमेंट फॉर पोस्टेज, interest received by the government on loans given by it to internal and external lending, profits and dividends on public sector undertakings, grant received by center, external जो grant है, और state जो internally वो receive करती हैं। then there is administrative revenue, जैसे फीस है गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह की, फाइन्स हैं, एस्टेट्स हैं, ये सब इसकी अंडर में आता है। then there is एक्सपेंडिचर ऑल्सो। एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट का? जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है जैसे सैलरी है स्टाफ को, पेंशन है, सब्सिडीज़,
ग्रांट्स जो सरकार देती है, इंटरेस्ट जो सरकार पे करती है अलग अलग चीज़ों पे, सो दैट कम्स अंडर रेवेन्यू बजट। आफ्टर दैट देर इज सेकंड कैपिटल बजट। कैपिटल बजट क्या है? ऑल नॉन रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट दैट टेंड टू क्रिएट लॉन्ग टर्म एसेट्स। एसेट्स जैसे क्वेश्चन में भी मेंशन कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स वगैरह, राइट। रिसीट्स का मतलब क्या है यहाँ पे? लोन रिकवरी बाय गवर्नमेंट, दैट इज इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। ये पॉइंट हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जो लोन सरकार ने रिकवरी करेगा वो कैपिटल बजट का पार्ट है, लेकिन उन लोन्स पे जो इंटरेस्ट है वो रेवेन्यू रिसीट यानी रेवेन्यू बजट की कैटेगरी में जाएगा। देन देयर इज बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो भी है, इंटरनल बोरोइंग जैसे आरबीआई से, इंडियन कमर्शियल बैंक्स जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, मार्केट से लोन लेती है सरकार। देन एक्सटर्नल बोरोइंग वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, फॉरेन बैंक से, फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एंड देर आर सम अदर रिसीट्स। एंड देन देर इज ट्रांजेक्शन फ्रॉम पब्लिक अकाउंट, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स। ये सभी आते हैं किसकी कैटेगरी में? कैपिटल बजट की कैटेगरी में। एंड देन इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर या पेमेंट है गवर्नमेंट की डिफेंसेस के लिए, लोन्स जो स्टेट्स को देती है, यूनियन टेरिटरीज को, वो सब कैपिटल बजट की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड इज रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज बीन प्रपोज्ड टू बी एडेड टू द बास्केट ऑफ IMF's SDR? ए रूबल, नंबर 2 रैंड, नंबर 3 इंडियन रुपी, नंबर 4 रेनमिनबी। क्वेश्चन किस बारे में है? जो IMF के SDR है, SDR का मतलब क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। इसमें एक बास्केट ऑफ करेंसीज हैं, उनमें रिसेंटली कौन सी करेंसीज को ऐड करने के लिए प्रपोजल दिया गया है? दैट इज रेनमिनबी, ये चाइनीज करेंसी। एक्चुअल क्वेश्चन है, इफ यू नो इट देन यू विल बी इन ए पोजिशन टू मार्क इट राइट। डिटेल से देखते हैं SDR क्या है। SDR एक सप्लीमेंट्री फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एसेट्स हैं जिनको डिफाइन और मेंटेन कौन करता है? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF के बारे में हम ऑलरेडी कई क्वेश्चंस में बात कर चुके हैं, ये क्या है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, कब बना था। देन दीज आर दी SDR क्या है? यूनिट्स ऑफ अकाउंट है IMF के लिए, ना कि करेंसी। ये पॉइंट ध्यान रखने की जरूरत है, यूनिट्स ऑफ अकाउंट। These are the standard numerical monetary unit of measurement of the market value of goods and services। जो भी goods and services हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है उसको जो मेजर करने की मॉनेटरी यूनिट है, दैट इज SDR। ये करेंसी अपने आप में नहीं है। ISO 4217 ने करेंसी कोड दिया है SDR को, वो क्या है? XDR। देन देर इज ऑल्सो न्यूमेरिक कोड फॉर इट, दैट इज 960। ISO 4217 क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है जो पब्लिश किया गया है ISO के द्वारा, जो डिफाइन करता है अल्फा कोड्स एंड न्यूमेरिक कोड्स फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेंसीज। SDR आर एलोकेटेड टू कंट्रीज बाय IMF, यानी इनको कोई प्राइवेट पार्टी यूज नहीं कर सकती, सिर्फ गवर्नमेंट्स यूज कर सकती हैं। देन द वैल्यू ऑफ SDR इज बेस्ड ऑन ए बास्केट ऑफ की इंटरनेशनल करेंसीज रिव्यूड बाय IMF एवरी 5 ईयर। जो IMF रिव्यू करेगा जो मेन इंटरनेशनल करेंसीज हैं उनको, उस बेसिस पे SDR की वैल्यू डिसाइड होगी। करंटली इसमें 5 करेंसीज हैं। नंबर 1 इज US डॉलर, देन देर इज यूरो, देन देर इज चाइनीज रेनमिनबी एंड जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये जो परसेंटेज है ये वेट है इस करेंसी का, सबसे ज़्यादा वेट US डॉलर का है, उसके बाद यूरो, देन रेनमिनबी। रिसेंटली 2016 में रेनमिनबी को ऐड किया गया था। इसके अलावा 2 और करेंसी यूज हुई हैं। रैंड है वो साउथ अफ्रीकन करेंसी है, एंड रूबल जो है रशियन करेंसी है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फाइनेंशियल कमिटी IMFC, consider the following statement. Number 1, IMFC discusses matters of concern affecting the global economy and advises the International Monetary Fund on the direction of its work.
The World Bank participates as observer in IMFC's meeting. Which of the following statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. इस बारे में क्वेश्चन है जो IMFC है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी है, उसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स या स्टेटमेंट दे रखे हैं कि इसका क्या काम है। ये डिस्कस करता है किन चीज़ों को, जो ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करने वाले मुद्दे हैं उनको, और एडवाइज करता है IMF को कि भाई उसको कैसे काम करना है। देन वर्ल्ड बैंक जो है इसकी मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है। दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। IMF एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू नो वेरी वेल अबाउट IMF देन यू शुड कवर इट। इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। IMF के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर हैं उनको एडवाइज करने के लिए दो कमेटी हैं, दैट इज़ IMFC एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये कमेटी क्या है, इनका क्या फंक्शन है, क्या मैंडेट है। IMFC जो है वो एक कमेटी है, क्यों? ताकि वो एडवाइज और रिपोर्ट कर सके IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को इस चीज़ के बारे में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सिस्टम है उसको कैसे सुपरवाइज करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है इस तरीके से, उन सब चीज़ों के बारे में ये एडवाइज करता है IMF के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को। इसकी मीटिंग साल में 2 बार होती है। इसकी कंपोजिशन क्या है? 24 इसमें मेंबर हैं जो 190 गवर्नर्स हैं मेंबर स्टेट्स के, उनसे लिए जाते हैं। इसमें हर मेंबर स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। A number of international institutions like World Bank participate as observer in IMF's meeting. IMF के मेंबर कौन कौन हैं? IMF के मेंबर अल्जीरिया, ब्राज़ील, चाइना, फिनलैंड, इंडिया, नीदरलैंड। ये याद रखने की ज़रूरत है कि इंडिया इसका मेंबर है। नीदरलैंड, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कोलंबिया, फ्रांस, इटली, नाइजीरिया, सिंगापुर, UK, then Australia, Chile, Djibouti, Germany, Japan, Russia, Switzerland and United States. Then there is Development Committee. ये क्या है? ये एक जॉइंट कमेटी है। क्यों? ताकि IMF और वर्ल्ड बैंक को एडवाइज कर सके किस चीज़ के रिगार्डिंग, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुद्दे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में उनके बारे में। इट रिप्रेजेंट्स फुल मेंबरशिप ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। Which of the following best describes the term import cover, sometimes seen in the news? A. It is the ratio of value of imports to the gross domestic product of a country. It is the total value of imports of a country in a year. It is the ratio between the value of exports and that of imports between two countries. It is the number of months of imports that could be paid for by a country's international reserves. सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको ये पता है इंपोर्ट कवर क्या है, देन यू विल बी एबल टू मार्क इट राइट। इंपोर्ट कवर इट इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ imports that could be paid by a country's international reserves, that is forex reserves. इंपोर्ट कवर क्या है? ये मेज़र करता है या एक मेज़र है किस चीज़ का? नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ imports that can be covered with a foreign exchange reserves available with the central bank of a country. इंडिया का सेंट्रल बैंक दैट इज RBI। 8 to 10 months का इंपोर्ट कवर होना चाहिए। ये करेंसी की स्टेबिलिटी को दर्शाता है। इंडिया में करंटली जो 2023 जून का डाटा है उसके अकॉर्डिंग 10.2 मंथ्स का इंपोर्ट कवर है, यानी इंडिया अपने फॉरेक्स रिजर्व से 10.2 मंथ्स तक अपने इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर सकता है। With reference to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, consider the following statements. Number 1. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop they cultivate in any season of the year. Number 2. This scheme covers post-harvest losses arising out of cyclones and unseasonal rains. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. इस टॉपिक पे क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दैट इज PM
FBY. Under this scheme, farmers will have to pay a uniform premium of 2% for any crop. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2% देना होता है सिर्फ खरीफ क्रॉप्स के लिए and 1.5% for rabi crops and 5% for commercial and horticulture crops. Uniform revenue premium is uniform, but the range varies according to the crop and season. Second is it covers post-harvest losses. It also covers pre-harvest, right? And then mid-season and post-harvest. At all the three stages, all the losses related to cyclones or unseasonal rains or any other unpreventable natural risk, जो नेचुरल है और जिसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट इन दिस केस। डिटेल से देखते हैं पीएम फसल बीमा योजना क्या है। ये स्कीम है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। कब लॉन्च की गई? 2016 में। क्यों? ताकि क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा सके फार्मर्स को, जिससे उनकी क्रॉप जो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क हैं उनसे बचाई जा सके। अगर फसल को बाढ़ आने से या फिर बारिश आने से या सूखा पड़ने से जो नुकसान होता है, तो उससे उनको एक क्रॉप इंश्योरेंस के तौर पे एक सेफ्टी कवर दिया जा सके। देन इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। इसके की फीचर्स क्या हैं कि ये एंटायर क्रॉपिंग साइकिल्स के लिए कवरेज प्रोवाइड करता है, जैसा ऑलरेडी हमने बात की, प्री हार्वेस्ट, मिड सीजन एंड पोस्ट हार्वेस्ट। क्या एलिजिबिलिटी है इसके अंडर कि जो लोनी फार्मर है, जिन फार्मर्स ने लोन ले रखा उनके लिए ये कंपलसरी है, और जिन फार्मर्स ने लोन नहीं ले रखा उनके लिए ये वॉलंटरी है। लेकिन 2020 में सरकार ने ये सब के लिए ही वॉलंटरी बना दी। देन इंश्योरेंस कवर्स ओनली notified food crops like cereals, pulses, millets, oil seeds, commercial and horticulture crops. प्रीमियम जो है वो 2% है खरीफ क्रॉप के लिए, 1.5% फॉर रबी क्रॉप एंड 5% फॉर कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। और जो स्टेट है वो 95 to 98.5% कवर करेगी प्रीमियम की कॉस्ट को। ये अनलिमिटेड है, लेकिन 2020 में ये भी एक चेंज किया गया था कि 30% की लिमिट रख दी गई थी अनइरिगेटेड एरियाज़ के लिए एंड 25% फॉर इरिगेटेड एरिया। इसको लिमिटेड बना दिया गया था। देन कुछ एक्सक्लूजन है कि भाई किन केसेस में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर वॉर है या न्यूक्लियर अटैक की वजह से नुकसान हुआ है, या फिर जानबूझ के नुकसान किया गया है, या फिर जिस वजह से नुकसान हुआ है वो प्रिवेंटेबल रिस्क है। In note, we have already discussed this point. Why does the government of India promote the use of neem coated urea in agriculture? A. Release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by the soil microorganisms. B. Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. C. Nitrous oxide, which is a greenhouse gas, is not at all released into the atmosphere by the crop fields. D. It is combination of weedicide and a fertilizer of particular crops. इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है। जो नीम कोटेड यूरिया है, गवर्नमेंट उसको एग्रीकल्चर में क्यों प्रमोट कर रही है, यानी क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, या फिर क्या बेनिफिट है। बेनिफिट इसका ये है कि अगर नीम कोटेड यूरिया यूज किया जाता है तो वो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया सोइल में स्लो कर देता है। ये क्या है नीम कोटेड यूरिया? ये यूरिया को किस चीज़ से कोट करना? नीम ट्री सीड ऑयल से उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है यूरिया के ऊपर। नीम ट्री का जो सीड है उसके ऑयल की परत, ये एक फर्टिलाइज़र ही है। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स या उनको दूसरी लैंग्वेज में बेनिफिट भी बोल सकते हैं कि क्या है, क्यों नीम कोटेड यूरिया को सरकार प्रमोट कर रही है। इससे क्रॉप यील्ड इम्प्रूव होगी कुछ फसलों की, जैसे वीट एंड पैडी। देन
जो यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग हो रही है उस चीज़ को रोकने के लिए, सोइल की फर्टिलिटी को और न्यूट्रिएंट एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, देन जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसको कम करने के लिए। इसका पेटेंट किसके पास है? नीम कोटेड यूरिया का आदित्य बिरला नो लिमिटेड के पास इसका पेटेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% नीम कोटिंग इंट्रोड्यूस कर दी, किसके लिए? ऑल सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर ग्रेड यूरिया के लिए। अब यूरिया क्या है? इसको कार्बेमाइड भी बोलते हैं। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका केमिकल फार्मूला है NH2CO NH2। इसमें 46% नाइट्रोजन होती है। ये एक क्रिस्टलिन सब्सटेंस है जो कलरलेस है, ओडरलेस है और हाईली सोल्यूबल है। किसमें? वाटर में। वाटर में सोल्यूबल में मतलब डिजोल्व होने के बाद ये ना तो एसिडिक रहता है ना एल्कलीन रहता है। विद रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, which of the following statements is or are correct? Its purpose is to promote entrepreneurship among SC, ST and women entrepreneurs. Number 2, it provides for refinance through SIDBI. Select the correct answer using the code B given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Question has been asked on the topic called Stand Up India Scheme. राइट इसके बारे में क्या पूछा गया है कि इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ है SC, ST कम्युनिटीज़ में और जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना, दैट इज़ ट्रू। और जो रिफाइनेंस की फैसिलिटी है वो सिडबी बैंक के थ्रू दी गई है। डिटेल से इसके बारे में बात करते हैं। स्टैंड अप इंडिया क्या है? एक इनिशिएटिव है। इसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्यों? ताकि इनक्रेज या सपोर्ट किया जा सके वुमेन को और SC, ST कम्युनिटीज़ को, ताकि वो अपने बिजनेसेस स्टार्ट कर सकें और इकोनॉमिकली एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। इसको 2016 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। इसके क्या की फीचर्स हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट को ग्रास रूट लेवल पे बढ़ावा देना, बैंक लोन प्रोवाइड करेंगे 10 लाख टू 1 करोड़ तक के लिए, इस रेंज के बीच में। किसको? हर ब्रांच को लोन देना होगा, SC या ST बोरोवर्स को और एक वुमेन बोरोवर को। यानी या तो फिर एक SC हो या एक ST हो या फिर एक वुमेन हो, इन दो कैटेगरी को हर बैंक ब्रांच को कंपलसरी लोन देना ही देना। देन देर आर स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, दैट इज सिडबी। उसको इनिशियल कैपिटल दी जाएगी कितनी? 10,000 करोड़ की, ताकि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे पाए। इसके अंडर में एलिजिबिलिटी क्या है? इस स्कीम के अंडर में द बोरोवर शुड बी फ्रॉम SC, ST कम्युनिटी और ए वुमेन एंटरप्रेन्योर जिसकी एज कम से कम 18 ईयर्स है। ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जाएगा। ग्रीन फील्ड्स प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? जो फर्स्ट टाइम वेंचर हैं बेनिफिशियरी का इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, सर्विसेज या फिर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए किसी सेक्टर में। एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट विद दी बोरोवर, ये भी कंडीशन मीट करनी पड़ेगी। अगर नॉन इंडिविजुअल फर्म है उस केस में जो 51% ओनरशिप है या कंट्रोल है वो या तो SC या ST कम्युनिटी के पास होना चाहिए या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर के पास होना। देन देर आर सम टैक्स बेनिफिट्स। क्रेडिट गारंटी फंड हैज़ बीन सेटअप एंड शुरू के 3 साल के लिए एंटरप्रेन्योर्स को इनकम टैक्स की छूट दी जाएगी। देन देर इज कैपिटल गेन टैक्स विच इज कम्प्लीटली abolished. The FAO accords the status of globally important agricultural heritage systems to traditional agricultural systems. What is the overall goal of this initiative? To provide modern technology training in modern farming methods and financial support to local communities of identified GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity. Number 2, to identify and safeguard eco-friendly traditional farm practices and their associated landscapes, agricultural biodiversity and knowledge systems of the local communities. Number 3, to provide geographical indication status to all the varieties of agricultural produce in such identified GIAHS, that is globally important agricultural heritage system.
Select the correct answer using the code given below. 1 and 3 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 only. फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है, क्या है? ग्लोबली इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, इन शॉर्ट GIAHS। ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए है। इसमें पूछा गया है इसका ओवरऑल गोल क्या है। इसका ओवरऑल गोल है कि सेफगार्ड आइडेंटिफाई करना, पहले तो कि भाई ऐसे सिस्टम्स कहाँ हैं, कौन सी कंट्रीज़ में हैं, फिर उनको सेफगार्ड करना एक इको फ्रेंडली वे में, ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस को, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी और उनके नॉलेज सिस्टम को। मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने का काम इसका नहीं है, क्योंकि ट्रेडिशनल पे बात हो रही है, जो ट्रेडिशनल है, राइट। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसके एक टाइप से कॉन्फ्लिक्ट में है। देन देर इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, ये भी इससे रिलेटेड नहीं। डिटेल से बात करते हैं, ये है क्या? GIAHS ये कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जो लोकेटेड है अराउंड द वर्ल्ड, अलग अलग कंट्रीज में, जो जानी जाती हैं किस चीज़ के लिए? उनकी एस्थेटिक ब्यूटी के लिए, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, रेजिलियंट इकोसिस्टम एंड देयर वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज। इन सब खासियत के लिए ये साइट्स या लोकेशंस जानी जाती हैं। उनको UN की जो ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका ये इनिशिएटिव है 2005 से, FAO ही इनको रिकॉग्नाइज करती है। क्या की फीचर्स हैं इनके या ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि भाई ग्लोबल और नेशनल लेवल पे जो ऐसे एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके और उनको सेफगार्ड किया जा सके, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके ऐसी जो लोकल फार्मिंग कम्युनिटीज़ हैं उनकी, और उनके लिए इनकम जनरेट की जा सके और इकोनॉमिक वैल्यू ऐड की जा सके ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो इन सिस्टम्स में पाए जाते हैं। 2005 से अब तक इसने 86 ऐसे सिस्टम्स आइडेंटिफाई किए हैं 26 अलग अलग कंट्रीज़ में। इंडिया में भी 3 ऐसी साइट्स हैं, कहाँ कहाँ? नंबर 1 एम्पोर सेवरन हेरिटेज JNK में, जो 2011 में डेजिग्नेट की गई थी। देन देर इज़ कोरापुट रीजन इन ओडिशा, जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम के लिए जाना जाता है और इसको 2012 में आइडेंटिफाई किया गया था। देन देर इज़ Uttanand region in Kerala. It is also known as wetland agriculture system. It was designated in 2013. ये इंडिया में सिर्फ ऐसा एक ही सिस्टम है जो फेवर राइस कल्टीवेशन बिलो सी लेवल इन लैंड क्रिएटेड बाय ड्रेनिंग डेल्टा स्वैम्स इन ब्रैकिस। ऐसा ही एक सिस्टम है। दैट दीज आर दी 3 sites. Then there is the term core banking solutions is sometimes seen in the news. Which of the following statements best describes or describe this term? It is a networking of banks branches which enables customers to operate their accounts from any branch of the bank on its network regardless of where they operate their accounts. Number 2, it is an effort to increase RBI's control over commercial banks through computerization. Number 3, it is a detailed procedure by which a bank with whose non-performing assets, that is NPAs, is taken over by another bank. Select the correct answer using the code given. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3, 1, 2 and. Question has been asked on core banking solution. ये क्या है? इसके बारे में, ये टर्म बार बार जो न्यूज़ में यूज़ होती है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ बैंक्स ब्रांचेस जो कस्टमर्स को एनेबल करता है किस चीज़ के लिए कि वो अपने अकाउंट्स को कहीं से भी ऑपरेट कर सकें, मैनेज कर सकें, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनको यूज़ कर सकें। इसका पर्पज़ ये नहीं है कि भाई RBI का कंट्रोल कमर्शियल बैंक्स पे बढ़े, ना ही ये NPA से रिलेटेड है। ये क्या है? ये एक सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है बैंक की ब्रांचेज का, जो अलाउ करता है किसको? कस्टमर्स को क्या करने के लिए? ताकि वो अपने अकाउंट्स को और जो बैंकिंग सर्विसेज हैं
जैसे बैंकिंग सर्विसेज क्या है, ट्रांजैक्शन करना है, पैसे एक जगह से दूसरी जगह भेजने हैं या फिर विड्रॉल करना है। दीज फैसिलिटीज़ वो किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से से यूज़ कर सके वाया इंटरनेट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में स्पीड आए, वो जल्दी से जल्दी हों बैंक की ब्रांचेज के बीच में, और जो बैंकिंग है वो रूरल और रिमोट एरियाज़ में एक्सपेंड की जा सके, पेनिट्रेट की जा सके। इसके मेन फंक्शंस क्या हैं कि ट्रांजैक्शंस, पेमेंट्स, लोन्स एट्सेट्रा। इसके टाइप्स क्या हैं, इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम्स, फोन बैंकिंग, फंड ट्रांसफ़र रिमोटली एंड इंस्टेंटली, दैट इज़ IMPS, NEFT, RTGS एट्सेट्रा, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन ऑन लोन्स, ये सभी इसके टाइप्स हैं। Then there is, with reference to pre-packaged items in India, it is mandatory to manufacturer to put which of the following information on the main label as per the Food Safety and Standards Packaging and Labeling Regulations 2011. Number 1, list of ingredients including additives. Number 2, nutrition information. Number 3, recommendations if any made by the medical profession about the possibility of any allergic reactions. Number 4, vegetarian or non-vegetarian. Select the correct answer using the code given below. 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, 1 and। इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन है, फूड एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग जो रेगुलेशंस हैं 2011 की, FSSAI ने जो रेगुलेशंस लॉन्च की थी, उनमें कोई भी आइटम अगर प्री पैकेज्ड आइटम है तो उस आइटम जो पैकेजिंग है उसके ऊपर क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी हुई होनी, उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स और एडिटिव की लिस्ट होनी चाहिए, न्यूट्रिशन की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोडक्ट वेज है या नॉन वेज है ये लिखा होना चाहिए। ये रिकमेंडेशन मेडिकल प्रोफेशन की मैंडेटरी, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। डिटेल से बात करते हैं, ये रेगुलेशंस क्या हैं। ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने ये रेगुलेशंस फॉर्मुलेट की थी ताकि फूड की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। इनमें ये बात मेंशन है कि हर पैकिंग के ऊपर जो फूड है उसका नाम, उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, ये डिक्लेरेशन कि भाई वो वेज है या नॉन वेज है, उसमें फूड एडिटिव्स क्या क्या यूज़ हुए हैं, जिसने उसको बनाया है यानी जो मैन्युफैक्चरर है उसका नाम और एड्रेस, कितनी क्वांटिटी है इस फूड आइटम की किलोग्राम में या फिर ग्राम्स में, देन डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब इसको बनाया गया, कब पैकिंग की गई, लोट कोड या बैच नंबर, देन देर इज़ बेस्ट बिफोर या यूज बाय डेट, एंड दिस इज ऑल्सो एक्सपायरी डेट इन ए वे। देन अगर उस फूड प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया गया है तो वो कौन सी कंट्री से आया है और उसके यूज़ के लिए कैसे यूज़ उसको किया जाना चाहिए, के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी चीज़ें उस पर पैकिंग के ऊपर लिखी हुई हैं। देन देर इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ये पार्लियामेंट का एक्ट है जिसको लाया गया था ताकि एक सिंगल रेफरेंस पॉइंट बनाया जा सके सभी फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, बिकॉज क्योंकि इससे पहले बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस और ऑर्डर थे, उन सब को मर्ज करके एक सिंगल एक्ट बना दिया गया था जिससे फूड की सेफ्टी और सिक्योरिटी और उसके स्टैंडर्ड्स अच्छे से इंश्योर किया जा सकें, कोई कन्फ्यूज़न ना हो, अथॉरिटीज़ के पास क्लियर सिंगल रेफरेंस पॉइंट हो गाइडलाइंस। इसी एक्ट ने FSSAI को एस्टेब्लिश किया था और स्टेट लेवल पे फूड सेफ्टी अथॉरिटीज़ को एस्टेब्लिश किया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, ये एक ऑटोनोमस स्टेचुटरी बॉडी है जिसको 2008 में सेटअप किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंडर में। ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर काम करती है। इट इज़ गाइडेड बाय फूड सेफ्टी एक्ट 2006 एंड फूड सेफ्टी रेगुलेशन 2011। इसकी कंपोजिशन या मेंबर्स कौन कौन हैं, इसके एक चेयरमैन होते हैं जिनको सेंटर अपॉइंट करता है और 22 मेंबर्स होते हैं जिनमें 1/3 शुड बी वुमेन। इसके क्या फंक्शंस हैं कि भाई फूड सेफ्टी से रिगार्डिंग रेगुलेशंस
और गाइडलाइंस बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, जो भी बिजनेसेस हैं उनको लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट्स इशू करना, और डाटा कलेक्ट करना किस चीज़ के बारे में कि भाई कौन कौन सी चीज़ें खाने को दूषित कर रही हैं, एंड देन कंप्लायंस को इंश्योर करना कि भाई इन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं, कैसे इंस्पेक्शंस के थ्रू, और फूड को कैसे सेफ रखा जाए, या फिर ऐसी कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना। इसने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं इसी के रिगार्डिंग, ईट राइट इंडिया मूवमेंट सॉरी, देन हार्ट अटैक रिवाइंड, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट रेलवे स्टेशन को दिया जाता है, किसके द्वारा, FSSAI के द्वारा, जो रेलवे स्टेशन अपने पैसेंजर्स को अच्छी क्वालिटी का खाना देते हैं। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।